डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूं आप लोग सभी उत्तम होंगे और सभी पढ़ाई के लिए एकजुटता से एकाग्रचित होंगे। पिछले दिनों मैंने आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताया था। एक और सूत्र, संधारित्र की प्लेटों के बीच आंशिक रूप से जब पराविद्युत पदार्थ रखा हो तब हम संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे उसके लिए बताया था। तो आज मैं आपको संधारित्र के संयोजन के बारे में बताऊंगा, अर्थात संधारित्रों को कैसे जोड़ा जाता है यदि हमारे पास दो या दो से अधिक संधारित्र हों। तो लीजिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, संधारित्र का संयोजन या फिर संधारित्रों को जोड़ना। अब हमारे पास संधारित्रों को जोड़ने की दो विधियां हैं, एक तो श्रेणी क्रम, दूसरा समांतर क्रम। तो पहले हम श्रेणी क्रम के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब श्रेणी क्रम में क्या होता है, इसमें संधारित्र एक श्रेणी में जुड़े होते हैं और श्रेणी में जब जुड़े होते हैं तो उसके लिए हम संधारित्र की धारिता कैसे निकालेंगे इसके लिए मैं आपको ये बताता हूँ। माना हमारे पास एक संधारित्र है, ये इस संधारित्र के पहले सिरे को ए बिंदु दे दिया गया है नाम, दूसरे सिरे को हमने संधारित्र की दूसरी प्लेट को हमने अलग टाइप के संधारित्र की पहली प्लेट से जोड़ दिया है, ये जोड़ दिया। अब दूसरे संधारित्र की दूसरे प्लेट को हम तीसरे संधारित्र की पहले प्लेट से जोड़ दे रहे हैं और इसी प्रकार ये क्रम चलता रहता है। अब जो ये तीसरी प्लेट है, इसका जो लास्ट वाला जो सिरा है इसको हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं। ये हमने पृथ्वी से जोड़ दिया, ये पृथ्वी का साइन है, पृथ्वी अर्थ से अर्थिंग करते हैं लोग। तो यदि मैं इस संधारित्र के सिरे को या संधारित्र को प्लस क्यू कूलाम आवेश दे दूं इस प्लेट को, तो प्रेरण के कारण इस संधारित्र के दूसरे प्लेट पर उतना ही ऋणात्मक विभव तथा बाहर की ओर धनात्मक विभव उत्पन्न हो जाता है। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ माइनस और बाहर की ओर प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इस संधारित्र को हम अगले वाले संधारित्र के पहले सिरे से जोड़ देते हैं, फिर वही कंडीशन आ गई। और प्रेरण के कारण इस दूसरे संधारित्र के दूसरे सिरे पर ऋणात्मक आवेश, ठीक है। और इसी प्रकार तीसरे संधारित्र को जैसे ही ये दिया तो फिर तीसरे संधारित्र के दूसरे सिरे पर ऋणात्मक आवेश। तो इस प्रकार से इसमें आवेश का वितरण हो जाता है। यदि हम एक सिरे को क्यू कूलाम आवेश दें तो दूसरे उसी संधारित्र के दूसरे सिरे पर भीतर की ओर ऋणात्मक तथा बाहर की ओर धनात्मक उत्पन्न हो जाता है। तो बाहर की ओर धनात्मक होगा तो लास्ट में अर्थ से जब जुड़ जाएगा, पृथ्वी से जुड़ जाएगा, तो ये फिर निरावेशित हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा, जिसके कारण बाहर पर उत्पन्न जो आवेश है वो पृथ्वी में चला जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास संधारित्र हैं, 1 2 3 संधारित्र हैं। इसके लिए हम संधारित्र की धारिता जो है हमारे पास वो C1 है। इसके लिए संधारित्र की धारिता को हम C2 देते हैं, इसके लिए संधारित्र की धारिता को हम C3 नाम देते हैं। इस पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो V1, इस पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V2 और इस पर जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है V3, ठीक। इन तीनों संधारित्र का जो कुल विभवांतर होगा वो इनके परिणामी विभवांतर के बराबर होगा, ठीक हो गया। अब होता क्या है, हम जानते हैं कि किसी संधारित्र की धारिता, यदि हमारे पास अलग अलग टाइप के संधारित्र हैं तो उसकी धारिता भी अलग अलग होगी, उनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर भी अलग अलग होगा। लेकिन जैसे ही हम इसको क्यू कूलाम आवेश देते हैं, इसके दूसरे सिरे पर उतना ही ऋणात्मक आवेश, भीतरी सिरे पर तथा बाह्य सिरे पर उतना ही धनात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है और अंत में ये धनात्मक जो बाह्य चार्ज जो होता है पृथ्वी से जुड़ने पर उदासीन हो जाता है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार की यदि हमारे पास सवाल आए आगे चलकर तो उनके लिए हम
हमारे पास अलग अलग संधारित्र के लिए विभवांतर V1, V2, V3 हों, तब हम इस पहले संधारित्र के लिए यदि विभव निकालें, विभवांतर निकालें, तो V1 बराबर क्या हो जाएगा? हम जानते हैं C बराबर Q/V होता है। किसी संधारित्र की धारिता उस चालक को दिए गए आवेश तथा उस चालक के विभव के अनुपात के बराबर होता है। तो V बराबर V1 बराबर Q/C1। इसी प्रकार V2 बराबर Q/C2। इसी प्रकार V3 बराबर Q/C3। ठीक है। श्रेणी क्रम में संधारित्रों को जोड़ने पर उसमें आवेश की मात्रा समान रहती है तथा चालक संधारित्र की धारिता अलग अलग होती है, वो विभवांतर भी अलग अलग होता है। अब मैंने आपको बताया कि परिणामी विभवांतर V है, तो परिणामी विभवांतर V क्या होता है? उन संधारित्रों की कुल विभवांतर के योग के बराबर होता है, V1 प्लस V2 प्लस V3। तो V बराबर हमारे पास क्या है? Q/C और V1 बराबर क्या हो जाएगा? Q/C1। V2 बराबर Q/C2 प्लस V3 बराबर Q/C3। ठीक हो गया। अब इन सब में मैं Q कॉमन ले लूँ यदि, तो ये क्या हो जाएगा? 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। Q से Q क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास ये बच जाएगा। अर्थात संधारित्रों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर जो कुल संधारित्र की धारिता होती है उसका जो योग होता है वो अलग अलग संधारित्रों के व्युत्क्रमों के, अलग अलग संधारित्रों की धारिता के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। कहने का मतलब यह है कि यदि हमारे पास बहुत से संधारित्र हों किसी परिपथ में, तो फिर उसकी जो कुल संधारित्र की जो धारिता होती है वो अलग अलग संधारित्रों की धारिताओं के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होती है। श्रेणी क्रम, ठीक है, श्रेणी क्रम संधारित्र को जोड़ने में तब इसका उपयोग किया जाता है जब हम किसी ऊंचे वोल्टेज को अनेक संधारित्र पर विभाजित करना हो। अर्थात हमारे पास वोल्टेज हो और हमने इस उच्च वोल्टेज को इन अलग अलग संधारित्रों पर विभाजित करना हो, तो क्या होता है, जो इसमें संधारित्र की जिसकी सबसे कम धारिता होती है वो संधारित्रों की, उस संधारित्र की प्लेटों के बीच वोल्टेज अधिक होगा। कहने का मतलब यह है कि संधारित्र को श्रेणी क्रम में तब उपयोग में लाया जाता है जब हमें एक उच्च वोल्टेज को अलग अलग संधारित्रों पर विभाजित करना हो, बांटना हो वोल्टेज को, और जिसकी सबसे कम धारिता होगी उस पर वोल्टेज का मान सबसे अधिक होगा। ये श्रेणी क्रम कहता है। ठीक इसी प्रकार अब हम समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब हम समांतर क्रम के बारे में पढ़ेंगे। अब समांतर क्रम में क्या होता है कि हमारे पास जो संधारित्र होंगे वो प्रत्येक से समांतर क्रम में लगे रहेंगे, एक दूसरे के समान क्रम में लगे रहेंगे। अर्थात इस प्रकार की कंडीशन होगी हमारे पास। माना ये हमारे पास एक बिंदु A है, ठीक है, ये संधारित्र हमारा एक, ये संधारित्र हो गया, ठीक हो गया, और एक संधारित्र हमने ये ले लिया और एक संधारित्र हमने ये ले लिया, ठीक हो गया। इसको हमने B बिंदु दे दिया और इस B बिंदु को हमने पृथ्वी से जोड़ दिया है, ठीक हो गया। अब इस A बिंदु को हम वायु में खुला छोड़ देते हैं, ठीक। इस संधारित्र की धारिता पहले के लिए C1, इसके लिए C2, इसके लिए C3, और इस संधारित्र के पहले प्लेट को दिया गया आवेश Q1, दूसरे पर भीतर की ओर ऋणात्मक, बाहर की ओर धनात्मक Q1, इसको Q2 भीतर की ओर माइनस Q2, इसको Q3 भीतर की ओर माइनस Q3। इस
संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर इसका जो कुल विभवांतर होगा वो V होगा। अर्थात समांतर क्रम में हमारा विभवांतर समान रहता है और श्रेणी क्रम में हमारा आवेश समान रहता है। अर्थात परिपथ में आवेश की मात्रा समान और समांतर क्रम में वोल्टेज की मात्रा समान रहती है। ऐसा करने से हमारे पास, मैंने आपको बताया कि यदि हम किसी संधारित्र को Q कूलाम आवेश दे रहे हैं तो उसकी दूसरी प्लेट पर उतना ही आवेश लेकिन विपरीत चार्ज और बाह्य प्लेट पर धनावेश उत्पन्न हो जाता है। इस धनावेश को लास्ट में अंत में हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं जिससे कि वो निरावेशित हो जाता है और उस बाह्य सिरे पर जो धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है उसका मान 0 हो जाता है। तो इस प्रकार की यदि हमारे पास कंडीशन हो या आगे चलकर इस प्रकार के सवाल आए तो हम जानते हैं कि पहली प्लेट को जो दिया गया आवेश है वो Q1 है और दूसरी प्लेट को Q2 है, तीसरी प्लेट को Q3 है। पहले संधारित्र के लिए जो धारिता है वो C1 है, दूसरे के लिए C2, तीसरे के लिए C3। ठीक हो गया। तो इन सब का जो है मैंने बताया था, इन ऐसी स्थिति में हमारे पास विभवांतर समान रहेगा समांतर क्रम के केस में। ठीक, तो हम जानते हैं Q1 C बराबर Q बट्टे V, तो Q बराबर CV। तो पहले संधारित्र की धारिता के लिए C1V, दूसरे के लिए C2V, तीसरे के लिए ये हो गया। अब जो कुल आवेश होगा संधारित्र समांतर क्रम में जो कुल आवेश होगा वो तीनों संधारित्रों को दिए गए आवेश के बराबर होगा। परिणामी जिसे हम आवेश कहते हैं, वहाँ हम परिणामी विभवांतर ले रहे थे। तो Q बराबर क्या है हमारे पास, CV है। Q1 बराबर C1V, Q2 बराबर C2V प्लस Q3 बराबर C3V। तो CV हो गया, CV कॉमन ले लिया, V C1 प्लस C2 प्लस C3, V से V कैंसिल हो गया तो C1 प्लस C2 प्लस C3। अर्थात किसी संधारित्र की धारिता को या संधारित्रों को समांतर क्रम में जोड़ने पर जो कुल धारिता होती है उस संधारित्र के अलग अलग धारिताओं के योग के बराबर होती है। समांतर क्रम का उपयोग हम तब करते हैं जब हमें साधारण विभव यानी कि बहुत कम विभव पर बहुत अधिक धारिता की आवश्यकता हो। बहुत कम विभव पर बहुत अधिक संधारित्र की धारिता की आवश्यकता हो, तब आवेश की मात्रा उस पर ज़्यादा से ज़्यादा संचित हो जाती है। ठीक है, तो इसमें ये समांतर क्रम और श्रेणी क्रम आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला हमारे पास जो टॉपिक है वो आता है आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है इसके बारे में मैं आपको पहले बता चुका हूँ। विद्युत विभव के केस में, विद्युत क्षेत्र के केस में ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे। अर्थात जब हम किसी संधारित्र को आवेश देते हैं तो आवेश देने में भी हमें कुछ कार्य करना पड़ता है और वह जो कार्य होता है वो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। और यह जो ऊर्जा होती है वो ऊष्मा के रूप में प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हम चित्र से इसे समझेंगे। अब क्या होता है कि माना हमारे पास किसी संधारित्र की धारिता C है और उस संधारित्र को हम Q कूलाम का आवेश दे रहे हैं तो उसके विभव में V वोल्टेज की वृद्धि हो जाती है। ये मैं आपको संधारित्र की परिभाषा में भी बता चुका हूँ, संधारित्र की धारिता के केस में भी बता चुका हूँ। तो इसके लिए यदि मैं V इस वोल्टेज और Q आवेश के मध्य एक ग्राफ खींचूं तो वो ग्राफ हमें इस प्रकार का मिलता है। सरल रेखा खींचूं तो इस सरल रेखा टाइप की हमें ग्राफ मिलता है। ठीक है, ये Q
इस संधारित्र को दिया गया आवेश है और उस चालक के विभव में जो वृद्धि हो रही है वो V है। जैसे जैसे हम इस चालक को इस संधारित्र को Q कूलाम का आवेश देते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, तो विभव में भी वृद्धि उसी अनुपात में होती जा रही है। तो O से A तक ये बिंदु हमने ले लिया है, A बिंदु और ये B बिंदु है। तो ये हमारे पास आवेश C है, ये V है। तो हमारे पास ये वाली जो V बराबर क्या हो जाएगा, Q/C। हम संधारित्र की धारिता की परिभाषा से जानते हैं C बराबर होता है हमारे पास Q/V। तो V बराबर Q/C, Q/C वाला हो जाएगा। तब हम इस त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे। स्थितिज ऊर्जा निकालनी, हमें U से प्रदर्शित कर रहे हैं। त्रिभुज OAB का क्षेत्रफल, ठीक हो गया। कितना होगा फिर? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 आधार कितना है, OB, ऊंचाई कितनी है, AB या BA कह सकते हैं। तो OB का मान कितना है, Q, AB का मान कितना है, Q/C। तो ये हो जाएगा 12 Q²/C, U का मान हो जाएगा। ठीक है, U हमारे संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब ये तो हो गया हमारे पास U बराबर 1/2 Q²/C। अब यदि मैं Q बराबर C भी रखूं, ठीक है, Q बराबर C भी रख दूं, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या था, U बराबर 1/2 Q²/C। लेकिन Q की जगह हमने क्या रखना है, CV। तो 12 CV का स्क्वायर, Q की जगह रख दिया है C। U बराबर 1/2 C²V²/C, C से C कैंसिल, तो U बराबर 1/2 V²/C। ठीक है, ठीक हो गया। Q बराबर C भी रखना है हमें, तो सॉरी, इस C से C कैंसिल हुआ तो CV² हो गया, CV² हो गया। तो अंत में हम लिख सकते हैं U बराबर 12 Q²/C बराबर 12 CV²। अर्थात जो संधारित्र की धारिता, संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा होती है, वह उसकी प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र में रहती है। अर्थात इसमें रहती है, प्लेटों के बीच उपस्थित विद्युत क्षेत्र में रहती है। ठीक है, ये संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा आपका कंप्लीट हो गया। तो आज इतना ही, आगे चलकर नेक्स्ट टॉपिक में कुछ नया बताएंगे। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़िए। थैंक यू।